गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का 5वां अध्याय, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में इनके द्वारा रचित दो कविताएं प्रस्तुत की गई है। पहली उत्साह, जो कि एक आह्वान गीत है और बादल को संबोधित है। दूसरी अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता को प्रकट किया है। सबसे पहले मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का व्यक्तिगत जीवन परिचय प्रदान कर दूं और साहित्यिक वृत्त का चित्रण आपके समक्ष कर दूं। जब हम बात करते हैं निराला जी के बारे में, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव के मूल निवासी थे। निराला का मूल नाम सूर्य कुमार था। जब वे बहुत छोटे थे, उनकी माता का देहावसान हो गया। निराला जी की विधिवत स्कूली शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ, जो एक विदुषी महिला थी। उन्हीं की प्रेरणा से निराला की रुचि साहित्य और संगीत में हुई। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। अध्येता यानी अध्ययन करने वाले। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उनके ऊपर विशेष प्रभाव डाला। 1918 में उनकी पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद इनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में उनकी विवाहित पुत्री सरोज की मृत्यु ने इनको भीतर तक झकझोर दिया। लगातार होने वाली इन मौतों से निराला को जैसे मौत का साक्षात्कार ही हो गया था, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। इस प्रकार आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1916 में इनके द्वारा लिखी गई कविता जूही की कली से मिली, जिसमें इन्होंने हवा को नायक और जूही की कली को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि मसल दिए गोरे कपोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन, हेर प्यारे को सेज पास नतमुख खिली हुई। तो इस जूही की कली से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बाद में वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। मुक्त छंद, जिसमें छंद के नियमावली का प्रयोग नहीं होता या छंद के नियम देखने को नहीं मिलते। सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय से ये जुड़े और सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हो गए। मतवाला भी हिंदी साहित्य की पत्रिका है।
1923-24 में वे मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। 1935 में वे लखनऊ से निकलने वाली हिंदी साहित्य की पत्रिका सुधा से जुड़ गए। 1942-43 से वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में आकर के रहने लगे। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं भी टिककर काम नहीं कर सके। जीवन भर अभावों से जूझते निराला को सभी जगह विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार, समाज, आलोचक, प्रकाशक, संपादक मंडल, मित्र आदि सभी ने उनका विरोध किया। निराला के द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जीवन के सत्य को इन पंक्तियों में व्यक्त किया और कहा, धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध। कैसे जीवन को धिक्कार है जो हमेशा से विरोध को प्राप्त करता रहा है। धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, कि ऐसे साधनों को भी धिक्कार है जिसके लिए हमेशा मुझे शोध करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। निराला जी छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनके कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए छायावाद के साथ साथ इनको प्रगतिवादी दौर का भी कवि माना जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेस की बात करने वाला, यानी पूंजीपतियों के चंगुल से मुक्त होने और शोषित वर्ग का जीवन स्तर उच्चतम होने की बात प्रगतिवाद की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। वे क्रांतिदर्शी कवि हैं। बादल राग उनकी क्रांति भावना से युक्त कविता है। इसी प्रकार इनके द्वारा लिखी गई वह तोड़ती पत्थर कविता भी प्रगतिवादी स्वर से युक्त है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है। वे प्रकृति प्रेमी कवि हैं। भारतीय कृषक जीवन से यानी किसान जीवन से उनका लगाव है। निराला जी ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया है। उन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी है। जब हम निराला की बात करते हैं तो निराला जी हमें विस्तृत सरोकारों के कवि के रूप में दिखाई देते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति और संवेदना का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति उनकी कविताओं में प्रचंड प्रतिकार का, विरोध का, बदले का स्वर भी और भाव भी हमें दिखाई देता है। जब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी काव्य कृतियों के रूप में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज आदि के रूप में इनकी काव्य कृतियाँ दिखाई देती हैं। जब हम इनके द्वारा रचित उपन्यासों की बात करते हैं तो बिल्लेसुर बकरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़ आदि इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। इनके काव्य खंडों को निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण रूप से प्रकाशित
किया गया है। इनकी कहानियों की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा रचित सुकुल की बीबी और लिली, ये इनके द्वारा रचित कहानियाँ हैं। हिंदी की छायावादी कविता में निराला का महत्वपूर्ण योगदान है, तथापि वे प्रगतिवाद के भी सशक्त और मजबूत हस्ताक्षर माने जाते हैं। अक्खड़ स्वभाव के धनी निराला की काव्य प्रतिभा निश्चय ही अद्भुत थी। उन्होंने जीवनियाँ और निबंध भी लिखे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि निराला का रचना संसार और उनका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का रहा। धन्यवाद।